हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। आप सभी लोगों ने कहावत सुनी होगी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन जो लंबाई है हाथों की उसकी भी एक लिमिट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आप लोग मुझे ऑनलाइन क्लास में नहीं देख रहे हैं। मानते हैं कि आप और मैं एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं और आप मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरी क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं और आपने किसी भी तरीके से कोई मिसबिहेव किया तो मेरी अथॉरिटी है आप पर कि मैं आपको उस चीज के लिए मना कर सकूं, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासरूम मेरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है। लेकिन एक बार अगर आप आईएएस ओरिजिन के क्लासरूम से बाहर चले गए, प्रीमाइसेस से बाहर चले गए, पब्लिक प्लेस में बाहर चले गए, तो मेरी कोई अथॉरिटी नहीं रह जाएगी आपको किसी भी बात के टोकने के लिए, यानी कि आप मेरी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो चुके हैं। इसी तरीके की ज्यूरिसडिक्शन जुडिशरी में भी होती है और उसी में से एक ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शंस। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन जो है आर्टिकल नंबर 131, 143 और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शंस में डिवाइडेड हैं। सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, लेकिन तीन जो मेजर ज्यूरिसडिक्शन हैं, एक है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन और एक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो वो आर्टिकल नंबर 131 के अंडर आता है। आपने दो लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए केसेस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर दो सरकारों के बीच में, दो गवर्नमेंट के बीच में अगर झगड़ा हो गया तो उसे कौन सॉल्व करेगा? उसे सॉल्व करता है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए कि अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में कोयले की खदानों को लेकर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो गया और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रशासन और सरकार किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद वो कोयले की खदानें किसके अंडर आनी चाहिए, तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट लेगा। और सुप्रीम कोर्ट की इसी पावर को हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के नाम से जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 के अंडर आता है। आसान भाषा में अगर इसे और समझने की कोशिश करें तो कोई भी दो गवर्नमेंट जब आपस में कोई भी केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के नाम पर सॉल्व करता है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है इस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में वो एकदम फाइनल माना जाता है। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट चल रहा है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, या फिर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर एक तरफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक ही पार्टी में है और दूसरी तरफ एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट दूसरी तरफ है, तो ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट के केसेस हैं वो आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के साथ। लेकिन इसमें यूनियन टेरिटरीज नहीं आती हैं। वैसे भी हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से 5 यूटीज में विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, सिर्फ 3 में ही है, दिल्ली, पुदुचेरी और कश्मीर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली, पुदुचेरी और कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस करने जाएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। देखो, केस तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 131 के अंडर आएगा, यह पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर दो सरकारों के बीच में किसी भी छोटे मोटे झगड़े को लेकर भी अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाए तो सुप्रीम कोर्ट हर केस को सरकार के सॉल्व करने बैठ जाए, ऐसा नहीं है। यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही हुई है अपने एक्सेप्शन में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार के हर झगड़े को हम लोग आर्टिकल 131 में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आर्टिकल नंबर 280 के तहत फाइनेंस कमीशन नाम की हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो सॉल्व करेगी। क्योंकि किस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, इस बात को डिसाइड करने की अथॉरिटी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जब टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर सॉल्व करने के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया गया है तो मुझसे क्यों बात कर रहे हो, और अगर मुझसे ही बात करनी है तो फाइनेंस कमीशन क्यों बनाया है? यानी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर आर्टिकल 131 में नहीं आता। इसके अलावा आपने पिछले 5-10 सालों में हर साल यूपीएससी के करंट अफेयर में देखा होगा कि स्टेट्स के बीच में नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा चलता है। जैसे कि कावेरी नदी जो है उसका डिस्प्यूट तो इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में रीजनलिज्म की प्रॉब्लम आ चुकी है, या फिर नर्मदा नदी को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा महाराष्ट्र,
गुजरात, राजस्थान, ये भी सारे के सारे डिस्प्यूट में आ चुके हैं। या महानदी को लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट की प्रॉब्लम है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं लेगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम के लिए दो अलग अलग बॉडीज बनाई गई हैं आर्टिकल नंबर 262 और आर्टिकल नंबर 263 में, जिसे हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल या इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, और उनका डिसीजन इसमें फाइनल माना जाता है। अब आपके दिमाग में शायद यह बात आएगी कि कावेरी का जो केस है वो तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हर मामला थोड़ी ना आर्टिकल 131 के अंडर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉर्मली मैं इसे सॉल्व करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में प्रायोरिटी पे रख दीजिए, वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर का डिस्प्यूट है, 10, 12, 15, 20 करोड़ की बात है गवर्नमेंट के बीच में झगड़े को लेकर, वो भी सुप्रीम कोर्ट हमारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सॉल्व नहीं करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो आपको आईएएस ओरिजिन की जो क्लासरूम है उसमें फाउंडेशन कोर्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए इतना काफी है। चलिए अब दूसरी हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की। जब भी भारत के प्रेसिडेंट को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कानून से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए होती है, लीगल एडवाइस चाहिए होती है, तो सुप्रीम कोर्ट बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एडवाइस को देने के लिए। और प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट से ये एडवाइस मांगना ही एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहलाता है आर्टिकल नंबर 143 में। अब अगर यहां पर प्रेसिडेंट कभी भी सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरीके की एडवाइस मांगता है तो दो केसेस में मांग सकता है। पहला केस, कोई एक ऐसी एडवाइस जो पब्लिक इंपॉर्टेंस या पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एजुकेशन बिल आ गया, जैसे कि आर्टिकल 1951 में केरला एजुकेशन बिल, वो एक ऐसा पहला केस था जो आर्टिकल नंबर 143 में लाया गया था। या फिर अगर हम लोग दूसरे तरीके के केसेस की बात करें तो कोई एक ऐसा केस जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या अग्रीमेंट से रिलेटेड हो। तो इन दो मेजर कैटेगरीज में जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। अब यहां पर आता है आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस की कैटेगरी जो थोड़ी सी ट्रिकी है। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट से जब एडवाइस मांगी जाती है तो ये जो दूसरे नंबर का केस है कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में, इसमें सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग होता है एडवाइस देना, क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस नहीं देगा तो कौन देगा। लेकिन जो आपका ये पहला केस है दैट इज पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। नहीं होती है, क्यों बाइंडिंग नहीं होती है, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई एक ऐसा कानून पास करना है जो किसी एक कम्युनिटी के फेवर में जाता है और दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट में जाता है, गवर्नमेंट चाह भी रही है उसे पास करना, लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का भी डर है कि अगर ये कानून पास कर दिया तो शायद आने वाले इलेक्शंस में हमारा जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगिए कि ये कानून बनाए या ना बनाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हां ये कानून बना दो तो सरकार उस कानून को पास कर देगी और पूरा का पूरा जो केओस या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुआ है उसका पूरा ब्लेम सुप्रीम कोर्ट पे डाल देगी। तो जब आप और मैं इस चीज को समझ सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो और बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को यह पता है कि आर्टिकल नंबर 143 का कभी कभी गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिसयूज भी कर सकते हैं। इसीलिए पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना बाइंडिंग नहीं कहा गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में बाइंडिंग कहा गया है। अब एक और चीज आती है, जब भी सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे, पहले केस में या दूसरे केस में, प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है उस एडवाइस को मानना। प्लीज रिमेंबर दिस, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को मान ले आर्टिकल नंबर 143 में, यह प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक एडवाइस के तौर पर ली गई थी। अब अगर हम लोग तीसरे जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। देखिए, इस देश में दो तरीके के एपेलेट जुरिस्डिक्शन होते हैं। मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में और आप वहां पर वो केस हार गए, तो अब आप क्या करेंगे, आप
हाई कोर्ट जाएंगे अपील करने के लिए, तो आपका यह कहलाएगा हाई कोर्ट का एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन मान लीजिए वो केस आप हाई कोर्ट में भी हार गए, तो आप सुप्रीम कोर्ट अपील करने के लिए जाएंगे, तो वो कहलाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट का एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई एक ऐसा केस है जो हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति हार गया है और सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है अपील करने के लिए। अब ये एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन भी तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 132, सिविल मैटर एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 133 और क्रिमिनल मैटर एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल नंबर 134 के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और सिविल मैटर का एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है, इसका कंसेप्ट बहुत आसान है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई केस चल रहा था आपके हाई कोर्ट में और वो केस इस तरीके से था कि आर्टिकल नंबर 21 बड़ा है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 25 या 6 बड़ा है, या आर्टिकल नंबर 19, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का केस हो गया और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 132 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगा। वहीं अगर सिविल केस का मामला आप हार गए तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां पर कॉम्प्लिकेशन आती है क्रिमिनल मैटर्स के एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में। अब क्रिमिनल मैटर्स एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में 1973 में इंडियन पार्लियामेंट ने सीआरपीसी में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, और वो अमेंडमेंट समझने के लिए पहले हम 1973 से पहले के केसेस देखेंगे और 1973 के बाद के केसेस देखेंगे। 1973 से पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए कि आप पर किसी भी एक हाई कोर्ट में कोई मर्डर का केस चल रहा है, ठीक है, और अगर आपको उस मर्डर केस में हाई कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट दे दी, यानी फांसी की सजा दे दी, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपील करने के लिए। उसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हाई कोर्ट के। मान लीजिए आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया, यानी आजीवन कारावास दे दिया गया। इसका मतलब होता है कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। इस केस में भी आप सुप्रीम कोर्ट बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के जा सकते हैं। देखो, बॉलीवुड फिल्मों की बात छोड़ दो कि जहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट को 14 साल का बताया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आजीवन कारावास मतलब जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप जेल में रहेंगे। हाँ, अगर आपका बिहेवियर और व्यवहार अगर जेल में बहुत अच्छा रहा तो आपकी सजा को कम करके मिनिमम 14 साल कर दिया जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन अगर आपको 1973 से पहले कैपिटल पनिशमेंट भी नहीं मिली, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी नहीं मिला, मान लो 10 साल की सजा मिली, 15 साल, 20 साल की सजा मिली, तो उस केस में आपको हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। और जब आपको हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता था कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तभी आप इस एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल वाले का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन 1973 में इस ज्यूरिसडिक्शन को और बड़ा कर दिया गया और यह कहा गया कि अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलती है, 1973 के बाद की बात कर रहे हैं हम, कि अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलती है हाई कोर्ट से तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलती है तब भी आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और तीसरा एक ऐड किया गया कि अगर आपको 10 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल जाती है हाई कोर्ट से, तब भी आप हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के बिना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर 10 साल से कम की सजा मिली, मान लीजिए कि आपको 5 साल की ही सजा मिली है और अब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की यहां पर जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के 3 ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावा भी और बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शन हैं जिसे हम लोग रिट ज्यूरिसडिक्शन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी तरीके से अगर यूपीएससी के सिलेबस के टॉपिक्स को आपको आसान भाषा में और डिटेल में समझना है, सो प्लीज फॉलो आईएएस ओरिजिन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।